हेलो बच्चों, अ वेरी फ्रेश गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है फोर्स एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, चलो कॉपी और पेन निकाल लो और नोट्स बनाना शुरू कर दो। फर्स्ट चैप्टर हमने ऑलरेडी कवर कर दिया है बच्चों, मोशन। मोशन बेसिकली काइनेमेटिक्स में आएगा। ओके, अब हम पढ़ने जा रहे हैं, हेडिंग लगाओ, फोर्स फोर्स एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, मोशन तो हमने पढ़ लिया। अब न्यूटन भाई साहब ने इनके बारे में कुछ लॉज दिए हैं, वो लॉज हमें पढ़ने हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, नीड पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा अच्छे से इसकी पढ़ाई कर लोगे तो बहुत फायदा होगा। ठीक है, तो होता क्या है बच्चों, बेसिकली देख लो, ये सारा पार्ट है क्लासिकल मैकेनिक्स का। अब क्लासिकल मतलब ओल्ड, ठीक है ना, क्लासिकल म्यूजिक होता है ना वैसा पुराना। ओके, हिस्टोरिक क्लासिकल मैकेनिक्स का पार्ट है ये। क्लासिकल मतलब कितना क्लासिक्स, ईस्वी सन 1600 की बात है बच्चों, ये 1600 टू 1650 के दरमियान ये सारी चीजें डिस्कवर हुई है। न्यूटन भाई साहब ने ज्यादातर इसकी चीजें डिस्कवर की ली है, इसलिए इसको न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूटोनियन मैकेनिक्स। अब ये सारे क्लासिकल चीजें हैं, पुरानी चीजें हैं, इसलिए इसमें जो न्यूमेरिकल्स है ना, आपको न्यूमेरिकल्स कैसे दिखेंगे कि बंदर किसी पेड़ से उड़ी मार रहा है, कोई चेन होगी, ठीक है, एक गाड़ी मूव हो रही है, इस तरह के ओल्ड वर्जन के इसमें प्रॉब्लम होंगे बच्चों। तो इसे न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी कहते हैं। ठीक है ना, तो बेसिकली मैकेनिक्स क्या होता है? मैकेनिक्स इज नथिंग बट स्टडी ऑफ मोशन। स्टडी ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज मैकेनिक्स। उसको क्या कहते हैं? मैकेनिक्स। अब इसको दो तरह से स्टडी किया जाता है। ओके, इसके दो ब्रांच होते हैं। मैकेनिक्स के कितने ब्रांच होते हैं? दो। एक होता है स्टैटिक्स, स्टैटिक्स, और एक होता है डायनामिक्स, एक होता है डायनामिक्स। तो स्टैटिक्स में हम क्या करते हैं? फोर्स एक्टिंग ऑन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट स्टडी करते हैं। इफेक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग, स्टैटिक्स मतलब रुका हुआ, इफेक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। इफेक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हम स्टडी करते हैं। किसमें? स्टैटिक्स में। इसमें हम कॉज स्टडी नहीं करते, वी डू नॉट स्टडी कॉज इन स्टैटिक्स। ओके, कॉज ऑफ मोशन या मोशन होती ही नहीं है इसमें, बॉडी एक्चुअली रुकी हुई होती है। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जिसमें स्टडी किया जाता है उसको क्या कहते हैं? स्टैटिक्स। और डायनामिक्स में क्या करते हैं हम? कॉज स्टडी करते हैं। बेसिकली कॉज मतलब हम फोर्स स्टडी करते हैं, और डायनामिक्स में क्या करते हैं हम? इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट, ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट। मूविंग ऑब्जेक्ट पर फोर्स का इफेक्ट क्या होता है हम ये स्टडी करते हैं, या इसको कहा जाता है कॉज। कॉज भी स्टडी करते हैं इसमें। डायनामिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? कॉज स्टडी करते हैं। ठीक है ना, तो स्टैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। फोर्स एक्टिंग ऑन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट स्टडी करते हैं हम यहाँ पर, फोर्स एक्टिंग ऑन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। और डायनामिक्स में क्या करते हैं? कॉज ऑफ मोशन, फोर्स एक्टिंग ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट, फोर्स एक्टिंग ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट। तो ये जनरली हमने थोड़ा सा बेस बना लिया चैप्टर का। तो चैप्टर का बेस क्या है बच्चों? बेसिकली ये जो है फोर्स एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, इसको एनएलएम भी कहा जाता है बच्चों। और 11 12 में सबसे हार्ड पोर्शन बच्चों को क्या जाता है? एनएलएम का, इसकी जिसका रीजन होता है कि नाइन्थ में उन्होंने फिजिक्स को ठीक से समझा नहीं होता। तो ये क्लासिकल मैकेनिक्स का पार्ट है, इसे न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी कहा जाता है। मैकेनिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ मोशन, मोशन की स्टडी करना, उसको कहते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स को दो तरह से स्टडी करते हैं, स्टैटिक्स और डायनामिक्स। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पर अगर आप फोर्स का इफेक्ट देख रहे हो तो उसको कहा जाएगा स्टैटिक्स, और मूविंग ऑब्जेक्ट पर अगर आप इस फोर्स का इफेक्ट स्टडी कर रहे हो तो उसको कहा जाएगा डायनेमिक्स। तो हम बेसिकली इस चैप्टर में पूरी तरह से बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ फोर्स की। तो पहले फोर्स क्या होता है ये जान लेते हैं, ठीक है ना, डिटेल में पढ़ लेंगे फोर्स क्या होता है। ठीक है, तो हेडिंग लगाओ, फोर्स। क्या? फोर्स। अब धीरे 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 फोर्स को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे फोर्स। ठीक है, फोर्स। तो फोर्स क्या होता है बच्चों? बेसिकली फोर्स इज अ पुश और पुल एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। क्या होता है? फोर्स, पुश और पुल। ओके, द फोर्स इज नथिंग बट द पुश और पुल इज कॉल्ड एज फोर्स। द पुश और पुल एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट फोर्स। तो फोर्स क्या होता है? पुश और पुल एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इज फोर्स। ओके, अब ये क्या करता है? फोर्स क्या करता है? फोर्स, अब फोर्स की एक डेफिनेशन ऐसी भी होती है, फोर्स
इज समथिंग एक्सटर्नल, समथिंग एक्सटर्नल, एक बुक में पढ़ी थी मैंने, एक्सटर्नल, समथिंग एक्सटर्नल विच change the state of body, which change the state of body। फोर्स क्या होता है? समथिंग एक्सटर्नल, कुछ बाहर से लगाया जाता है, समथिंग एक्सटर्नल विच चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी। अब फिजिक्स में कितने स्टेट होते हैं? दो, एक होती है स्टेट ऑफ रेस्ट और एक होती है स्टेट ऑफ मोशन। रफ आइडिया बता रहा हूं मैं, स्टेट ऑफ मोशन। अगर रेस्ट बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया तो क्या आ जाएगा? मोशन में आ जाएगा वो। और मूविंग बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया तो वो क्या आ जाएगा? रेस्ट में आ जाएगा। मूविंग बॉडी पर अगर मोशन के डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो स्पीड बढ़ भी जाएगी, वो अलग बात है, लेकिन हम एक रफ आइडिया देख रहे हैं कि रेस्ट बॉडी को मूव कराना है तो फोर्स लगाना पड़ता है, मूविंग बॉडी को रेस्ट कराना पड़ता है तो भी क्या करना पड़ता है? फोर्स लगाना पड़ता है। तो फोर्स इज व्हाट? बेसिकली फोर्स इज द पुश और पुल एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, और फोर्स इज समथिंग एक्सटर्नल, कुछ बाहर से लगाया जाता है, which change the state of body। अब स्टेट मतलब नॉट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, हाँ, वो केमिस्ट्री में होता है। फिजिक्स में दो स्टेट होते हैं, स्टेट या रेस्ट या मोशन। तो रेस्ट ऑब्जेक्ट पर अगर आपने फोर्स लगा दिया तो मोशन में आ जाएगा, मूविंग ऑब्जेक्ट पर अगर फोर्स लगा दिया तो वो रेस्ट हो सकता है। अब इसके जो एग्जाम्पल होते हैं ना बच्चों, एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं? द पुश टू द ट्रॉली, ओके, इफ वी पुश टू द ट्रॉली, ट्रॉली होती है ना बड़ी सी ट्रॉली, आप डीमार्ट में वगैरह जाते हो तो ट्रॉली होती है, अगर उसको आपने ढकला, पुश कर दिया, पुश टू द ट्रॉली, इट कम्स इन मोशन। पहले वो रुकी हुई होती है तो अब क्या आ जाएगी? मोशन में आ जाएगी। तो ये जो पुश आपने लगाया दैट इज नथिंग बट फोर्स। क्या हो गया वो? फोर्स। अब सेकंड एग्जांपल जो है बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग, किक टू द फुटबॉल। किक लगाया आपने, किक टू फुटबॉल। तो फुटबॉल कैसा था? रेस था, आपने उसको किक किया, फोर्स लगाया, तो फुटबॉल क्या आ गया? मोशन में आ गया। पहले तो ट्रॉली को पुश किया, मोशन में आ गया। अब पुल स्प्रिंग इट स्ट्रेच, अगर आपने पुल किया स्प्रिंग को, पुल स्प्रिंग को पुल किया तो वो स्ट्रेच हो जाएगी। व्हेन वी पुल द स्प्रिंग इट स्ट्रेच हो गई, ठीक है ना। तो ये भी क्या था? हमारा फोर्स था। तो फोर्स की वजह से स्ट्रेच भी हो सकती है, ऑब्जेक्ट स्ट्रेच हो गया, ठीक है। पुल ड्रावर, ड्रावर होता है ना बच्चों, ड्रावर, पुल ड्रावर को अगर आपने पुल किया तो इट मूव्स, वो ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा खींचा आपने ड्रावर को तो वो ओपन हो जाएगा और मूव हो जाएगा, ठीक है ना। तो ओपन करते समय हम पुल करते हैं, क्लोज करते समय हम पुश करते हैं, ठीक है ना। तो दीज ऑल आर कॉन्टैक्ट फोर्स, ये सारे क्या होते हैं बच्चों? कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं। ऑल आर कॉन्टैक्ट फोर्स, ये सारे क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स है। अब देखेंगे फोर्स, कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट क्या क्या, इसके पूरे डिस्क्रिप्शन हम डिटेल में देखेंगे। तो ये सिर्फ रफ इंट्रोडक्शन था बच्चों, व्हाट इज अबाउट फोर्स। तो फोर्स क्या होता है बच्चों? फोर्स इज बेसिकली पुश और पुल एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट फोर्स, और फोर्स इज समथिंग एक्सटर्नल विच चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी। तो रेस्ट को मूव करा सकता है, मूविंग बॉडी को रेस्ट करा सकता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गए फोर्स के। अब फोर्स को हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं? तो फोर्स को हम दो तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो फोर्स को कैसे कंट्रोल किया जाता है? फोर्स कैन बी कंट्रोल बाय कंट्रोलिंग मैग्नीट्यूड एंड सेकंड वन डायरेक्शन, ठीक है ना। फोर्स को दो तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। इसलिए फोर्स क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी। Force is a vector quantity because it is controlled by magnitude as well as direction, या फिर उसको मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो इसलिए फोर्स कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। अब व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नीट्यूड? 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, इन दोनों फोर्स में 10 न्यूटन का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, 10 है ना, तो ये डिजिट को क्या कहेंगे? मैग्नीट्यूड। और व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्शन? डायरेक्शन WENS। तो फोर्स को दो तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, बाय कंट्रोलिंग मैग्नीट्यूड आल्सो एंड बाय कंट्रोलिंग डायरेक्शन आल्सो। तो फोर्स इज अ बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी। तो ये थोड़ा सा हमने रफ आइडिया जनरेट किया किसके बारे में? फोर्स के बारे में। किसके बारे में? फोर्स के बारे में। हो गया बच्चों? पॉज करके नोट कर लो इसको, ठीक है। चलो, तो दिस इज समथिंग अबाउट फोर्स।
अब फोर्स के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो फोर्स को जो है ब्रॉडली क्लासिफाई, अब इनफाइनाइट टाइप के फोर्स होते हैं बच्चों। फोर्स कितने टाइप के होते हैं? इनफाइनाइट टाइप के होते हैं। लेकिन हमें जो पढ़ने हैं फोर्स, उतने ही फोर्स हम ले लेंगे। देख लो, आराम से देख लो, बहुत सिंपल सिंपल चीजें है। देखो बच्चों, यहां पर फोर्स, ठीक है, फोर्स। तो फोर्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं। देख लो बच्चों, एक ही बोर्ड पे पूरी चीजें बिठा देंगे हम। फोर्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप होता है कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। और दूसरा को फोर्स का दूसरी कैटेगरी होती है नॉन कांटेक्ट फोर्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, नॉन कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स। पहली कैटेगरी कौन सी है? कांटेक्ट फोर्स। सेकंड कैटेगरी कौन सी है? नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक है ना। तो कांटेक्ट फोर्स किसे कहेंगे आप? द फोर्स विच इज प्रोड्यूस, देख लो, द फोर्स विच इज प्रोड्यूस, which is produced because of actual contact, actual contact। तो इसको क्या कहेंगे? कांटेक्ट फोर्स। क्या कहेंगे? कांटेक्ट फोर्स। और नॉन कांटेक्ट किसे कहेंगे? द फोर्स which is produced without actual contact, without actual contact, ठीक है ना, विदाउट एक्चुअल कांटेक्ट, या फिर विदाउट फिजिकल कांटेक्ट भी कहा जाता है। मतलब एक रफ आइडिया, ये हमारा लैंडलाइन है, उसको वायर होता है, और ये वाईफाई फोर्स है बच्चों, ठीक है ना, दूर से भी एक्ट होता है, ठीक है ना। तो ये नॉन कांटेक्ट फोर्स, विदाउट कांटेक्ट भी ये फोर्स जनरेट होते हैं, और कांटेक्ट फोर्स के लिए एक्चुअल कांटेक्ट होना जरूरी है, ठीक है। अब आ जाएंगे कांटेक्ट फोर्स के कितने टाइप होते हैं। तो बेसिकली 3-4 टाइप के कांटेक्ट फोर्स हमें पढ़ने हैं। तो कांटेक्ट फोर्स का जो पहला टाइप होता है बच्चों, कांटेक्ट फोर्स का जो पहला टाइप होता है मस्कुलर फोर्स। कौन सा फोर्स? मस्कुलर फोर्स, ठीक है। मस्कुलर फोर्स, हमारे मसल बॉडी में, बोन के सराउंडिंग में एक पार्ट होता है बच्चों जिसे मसल कहा जाता है। मसल का काम क्या होता है? मसल कैन बी इजीली कॉन्ट्रैक्ट एंड इजीली रिलैक्स। तो मसल बॉडी के मूवमेंट में काम आते हैं, उसके फोर्स को क्या कहा जाएगा? मस्कुलर फोर्स। किसी बॉडी को उठाना या बॉडी पार्ट्स को मूव कराना, इसे क्या कहेंगे? मस्कुलर फोर्स। कौन सा फोर्स? मस्कुलर फोर्स। फोर्स ड्यू टू मसल, फोर्स ड्यू टू मसल। मसल समझते हो ना? फोर्स ड्यू टू मसल। ह्यूमन बॉडी में बोन के सराउंडिंग में कुछ पार्ट होता है मस्कुलर, जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स इजीली हो सकता है, उसको मसल कहते हैं। फोर्स ड्यू टू मसल इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स, इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। इसे क्या कहा जाएगा? मस्कुलर फोर्स, ठीक है। अब इसका जो एग्जाम्पल होगा बच्चों, एग्जाम्पल होगा, एग्जाम्पल क्या होगा? पुलिंग, पुलिंग, किसी बॉडी को पुल करना, ऐसे पुल करोगे तो ये मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो मस्कुलर फोर्स से आप क्या करोगे? उसको पुल करोगे। तो ये फर्स्ट एग्जांपल होगा, ये कांटेक्ट फोर्स। विदाउट कांटेक्ट आप मसल यूज कर सकते हो क्या? नहीं। और ये मोस्टली एनिमल यूज करते हैं। मसल किसमें होते हैं? एनिमल में, इसलिए मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स इज अ टाइप ऑफ कांटेक्ट फोर्स। कौन सा फोर्स? कांटेक्ट, बिकॉज एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट है वहां पर। अब इसका जो सेकंड टाइप होता है ना बच्चों, सेकंड टाइप होता है टेंशन फोर्स। अब जब टेंशन वर्ड आएगा तो टेंशन नहीं लेने का। टेंशन मतलब फोर्स होता है, इतनी चीज याद रखो। टेंशन मतलब क्या होता है? फोर्स होता है। तो अब कहां पर होता है ये? सपोज लीनियर बॉडीज है, कैसे स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, फिर या फिर चैन, स्ट्रिंग चैन, या फिर फाइबर, स्ट्रिंग चैन फाइबर, ओके, या फिर वायर, वायर, इस तरह की चीजें सपोज ये है। तो ये दोनों को अगर इधर और इधर फोर्स लगा के आप खींच रहे हो, ऐसे खींच रहे हो, तो इसमें एक फोर्स जनरेट होगा। इस फोर्स को क्या कहा जाता है? टेंशन। दिस फोर्स इज कॉल्ड एज टेंशन, तान, ओके। तो टेंशन मतलब फोर्स होता है, इतना याद रख लो, खत्म हो जाएगा। तो विदाउट कॉन्टैक्ट जनरेट हो सकता है क्या? नहीं। तो स्पाइडर वेब इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ टेंशन। स्पाइडर वेब, मकड़ी का जाल, मकड़ीचं जाळं असते ना मराठी, ओके। मकड़ी का जो जाल रहता है वो किस वजह से प्रोड्यूस होता है? टेंशन की वजह से। और टेंशन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। तो इतनी चीज याद रखो कि टेंशन एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। टेंशन कैसा फोर्स है? कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक है। पहला फोर्स कौन सा हो गया? मस्कुलर फोर्स, बिकॉज ऑफ मसल। दूसरा हो गया टेंशन फोर्स। कौन सा? टेंशन फोर्स। अब थर्ड वन आता है बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग। थर्ड वन आता है
नॉर्मल फोर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बार बार सताएगा आपको। नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स। अब ये थोड़ा सा इनविजिबल टाइप का फोर्स होता है बच्चों। देख लो, जब जब भी दो बॉडीज कांटेक्ट में आती है, जब जब भी दो बॉडीज कांटेक्ट में आती है, अब कांटेक्ट क्यों करें? बिकॉज इट इज टाइप ऑफ कांटेक्ट फोर्स। तो एक सरफेस से परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट होता है, उसको क्या कहेंगे? कांटेक्ट फोर्स। इसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं आपको। इमेजिन करो ये बॉडी मैंने ऐसी रख दी हवा में, हवा में ऐसी रख दी तो बॉडी नीचे गिर जाएगी। क्यों नीचे गिर जाएगी? बिकॉज इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होता है, एम जी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, इसका वेट नीचे जाएगा तो ये बॉडी नीचे गिर जाएगी। अब अगर मैं यहां पर एक सरफेस ऐड कर दूं ऐसे, तो ये सरफेस के वजह से ये बॉडी नीचे गिरेगी क्या? नहीं। अब बॉडी नीचे नहीं गिर रही, इसका रीजन क्या है? कि सरफेस भी क्या कर रहा है? इस बॉडी के ऊपर ऊपर के दिशा में एक फोर्स लगा रहा है। इस फोर्स को कहेंगे नॉर्मल फोर्स। क्या कहेंगे? नॉर्मल फोर्स। तो जब जब भी दो सरफेस एक कांटेक्ट में आएंगे तो ये सरफेस इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा और ये भी सरफेस इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। ठीक है, आप कहोगे सर यही इस पे लगाएगा क्या? नहीं, तो ये भी इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। ये इसको N1 कह देते हैं, इसको N2, ये 12th में आएगा आपको। ठीक है, जब भी दो सरफेस कांटेक्ट में होते हैं तो पहला सरफेस दूसरे के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन मतलब क्या? नॉर्मल फोर्स मतलब क्या? फोर्स। देखो ये नीचे आना चाह रहा था लेकिन सरफेस रखने से नीचे नहीं आ रहा, मतलब ऊपर के दिशा में। और नॉर्मल ऐसे क्यों नाम रखा गया इसका? नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। देख लो ये सरफेस से कैसा है? परपेंडिकुलर है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? नॉर्मल फोर्स। तो इस सरफेस ने इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगाई N1 और इस सरफेस ने, इसके सरफेस ने इस पर लगाई नॉर्मल रिएक्शन N2। ठीक है, फिलहाल के लिए हम ये N2 को थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, ये 12th लेवल की बात है। तो फिलहाल इतना याद रखो, इसका वेट नीचे और ये सरफेस ने इस पर क्या लगाया? नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, और कुछ एग्जांपल देखने होंगे इसके। सपोज एक सर्कुलर सरफेस है, सर्कुलर सरफेस है, यहां पर बॉडी रखी है, यहां पर बॉडी रखी है, तो ये सेंटर है अर्थ का, तो इसका वेट किधर जाएगा? इधर नीचे, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, mg। और नॉर्मल रिएक्शन इसके ऊपर आ जाएगा ऐसे, ये नॉर्मल रिएक्शन। तो जब भी दो सरफेस कांटेक्ट में होते हैं तो एक सरफेस दूसरे सरफेस से परपेंडिकुलर एक फोर्स लगाता है, उसको कहा जाता है नॉर्मल फोर्स। ठीक है, ये नॉर्मल फोर्स हो गया। सपोज इंक्लाइंड प्लेन है कुछ इस तरह का, इंक्लाइंड प्लेन है और यहां पर एक बॉडी रखी हुई है कुछ इस तरह से। ठीक है, अब इसका वेट किधर जाएगा? नीचे, वर्टिकली डाउनवर्ड, mg। अब नॉर्मल रिएक्शन ऐसे नहीं जाएगा ऊपर। ओके, ये सरफेस को परपेंडिकुलर हो रहा है क्या? नहीं, सरफेस हमारा ऐसा है तो परपेंडिकुलर ऐसा आएगा, तो ये हो जाएगा आपका नॉर्मल फोर्स, ये नहीं। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कैसे होता है? सरफेस से परपेंडिकुलर एक फोर्स हम अप्लाई करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? नॉर्मल रिएक्शन। ओके, द फोर्स विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। अब देखो जब भी दो सरफेस कांटेक्ट में आएंगे तो एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स जनरेट होता है, उसको क्या कहा जाता है? नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? व्हेन टू सरफेस इन कांटेक्ट, surface when two surface in contact, then force acts perpendicular to the surface, force acts perpendicular to the surface, this force is called नॉर्मल फोर्स। तो इसको क्या कहेंगे? नॉर्मल फोर्स। इसको क्या कहेंगे? नॉर्मल फोर्स। समझ में आ रहा है? तो अभी तक हमने क्या किया? तीन टाइप पढ़े किसके? कांटेक्ट फोर्स के। कौन कौन से? पहला था मस्कुलर फोर्स, दूसरा था टेंशन फोर्स, तीसरा था नॉर्मल फोर्स। अब इसमें और एक आ जाएगा बच्चों, उसको कहेंगे फ्रिक्शनल फोर्स। क्या कहेंगे? फ्रिक्शनल फोर्स या फ्रिक्शन। ओके, फ्रिक्शनल फोर्स। अब फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है बच्चों। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? जब दो बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में आने के बाद मोशन करने की कोशिश करते हैं तो उस मोशन को एक सरफेस दूसरे सरफेस के मोशन को अपोज करता है, इसे कहा जाता है फ्रिक्शन, इसे कहा जाता है फ्रिक्शन। देखो बहुत सिंपल है, क्या है? सपोज एक सरफेस है ऐसे कुछ इस तरह से, यहां पर एक बॉल है, इस बॉल को हमने धीरे से किक किया तो ये बॉल क्या होगा? कुछ इस तरह से धीरे 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 जाएगा और कुछ देर बाद वो रुक जाएगा, कुछ देर बाद वो रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? बिकॉज ये सरफेस रफ है और ये रफ सरफेस इसके मोशन को अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा, जिसे क्या कहा जाता है? फ्रिक्शन। क्या कहा जाता है? फ्रिक्शन। तो ये फ्रिक्शन क्या करेगा? मोशन को अपोज करेगा। ओके, तो क्या कहेंगे? द फोर्स which oppose the force which oppose the relative motion of object in contact
तो उसको क्या कहा जाता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्या कहा जाता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है बच्चों, तो दो सरफेस अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में है तो एक सरफेस दूसरे सरफेस में मूव होने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरा सरफेस पहले सरफेस के मोशन को अपोज करेगा, उसे क्या कहा जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स। क्या कहा जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स। अब इमेजिन करो कि ऐसे इंक्लाइंड सरफेस है, इंक्लाइंड सरफेस है, एक ऑब्जेक्ट को हम ऐसे नीचे पुश कर रहे हैं इधर, तो ये मोशन की डायरेक्शन हो गई, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या एक्ट होगा, फ्रिक्शन फोर्स। क्या एक्ट होगा, फ्रिक्शनल फोर्स। अगर ये सरफेस स्मूथ है, जैसे फिसल गुंडी होती है, घसरगुंडी अस्थि ना, तो उस पे अगर आप बैठ गए तो फिसलते फिसलते नीचे आ जाओगे, बीच में रुकोगे क्या, नहीं, बिकॉज वहां पर फ्रिक्शन होता है क्या, नहीं। लेकिन अगर ये सरफेस रफ होगा तो आप आराम से यहां पर बैठ सकते हो, बिकॉज आपका फोर्स इधर है, फ्रिक्शन फोर्स अपोज करेगा। ठीक है, तो जो भी फोर्स मोशन को अपोज करता है उसको कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा बच्चों, फोर्स इज बेसिकली पुश और पुल। फोर्स क्या होता है, पुश एंड पुल। फोर्स के दो टाइप होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जो एक्चुअल कॉन्टैक्ट से जनरेट होता है उसे कहा जाता है कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स के चार टाइप होते हैं, मस्कुलर फोर्स, टेंशन फोर्स, नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। मस्कुलर फोर्स मतलब जो मसल फोर्स लगाता है उसको मस्कुलर फोर्स कहते हैं। टेंशन मतलब लीनियर बॉडीज जो होती है, स्ट्रिंग, वायर, फाइबर, इसको अगर आप खींचोगे कुछ इस तरह से तो उसमें एक फोर्स जनरेट होगा, उसको टेंशन कहा जाता है। नॉर्मल फोर्स मतलब सिंपल है बच्चों, जब भी दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो एक सरफेस दूसरे सरफेस पे परपेंडिकुलर फोर्स लगा सकता है, तो उसे क्या कहा जाता है, नॉर्मल फोर्स। अब इसका एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताता हूं। मैं यहां पर ऐसे खड़े रह सकता हूं, व्हाई, बिकॉज मेरा वेट नीचे जा रहा है और मुझ पे नॉर्मल रिएक्शन एक्ट हो रही है। मतलब कैसे, दिस इज सरफेस ऑफ अर्थ, दिस इज सरफेस ऑफ अर्थ, दिस इज द पर्सन, दिस इज द पर्सन। इसका वजन कहां गया, नीचे, टुवर्ड द सेंटर ऑफ mg, और सरफेस ने इस पर क्या लगाया, नॉर्मल फोर्स, तो ये आराम से रुका हुआ है। लेकिन मैंने पेन को ऐसे रखा, यहां पर छोड़ दिया, नीचे गिर गई, क्यों, बिकॉज इसका वेट नीचे एक्ट हुआ। लेकिन इस सरफेस ने इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगा पाया क्या, नहीं लगा पाया। क्यों नहीं लगा पाया, बिकॉज इसका जो वेट है, इसका वेट नीचे आ रहा था। अगर इसका वेट इस वॉल पे एक्ट होता, इस वॉल पे एक्ट होता, तो वॉल इस पे ऐसे नॉर्मल रिएक्शन लगाता, ऐसे नॉर्मल रिएक्शन लगाता और ये इजीली वहां पर रुक जाता। लेकिन रुका क्या, नहीं, व्हाई, बिकॉज इस सरफेस ने इसको नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगाया। तो नॉर्मल रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब भी दो सरफेस कांटेक्ट में आए हैं और कांटेक्ट में आने के बाद रिलेटिव मोशन हो नहीं रही, वहां पर वो रुका हुआ है, तो इसका मीनिंग क्या है, नीचे वजन है, ऊपर उसका नॉर्मल रिएक्शन है। तो नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट हो रहा है, उसको क्या कहेंगे हम, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। और फाइनली फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, जब दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आने के बाद मूव होने की कोशिश करते हैं तो एक सरफेस दूसरे सरफेस के मोशन को अपोज करता है, उस फोर्स को क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट विच फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स। अब इसके बाद हम देखेंगे बच्चों नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में सबसे पहले सबसे फेमस फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है बच्चों इसकी। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between any two bodies having mass is called gravitational force। इसे क्या कहा जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसे कौन से भी दोनों बॉडी आप उठा लो, कोई भी दो बॉडीज जिनके पास मास है, तो क्या होगा, एक बॉडी दूसरे बॉडी को अपने तरफ खींचने की कोशिश करेगी कुछ फोर्स से, उस फोर्स को क्या कहा जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कैसा होता है, अट्रैक्टिव होता है। कैसा होता है, अट्रैक्टिव होता है। दूसरा वीकेस्ट होता है। क्यों वीकेस्ट होता है, हम एक बॉडी है, अर्थ एक बॉडी है, तो हमें क्या करेगी, अर्थ अपनी तरफ खींचेगी, या हर बॉडी को अर्थ अपनी तरफ खींचेगी, लेकिन हम चिपक जाएंगे क्या उसको, नहीं, आराम से हम चल सकते हैं। क्यों, बिकॉज वो फोर्स कैसा है, वीकेस्ट है। और इसका नेक्स्ट ही चैप्टर है आपको ग्रेविटेशन, उसमें हम डिटेल देखेंगे। ओके, तो ये अट्रैक्टिव है, वीकेस्ट है और यूनिवर्सल है बच्चों। यूनिवर्सल मतलब ये इनफाइनाइट रेंज फोर्स है। मतलब यहाँ एक बॉडी, चांद तारों के बीच में भी ये फोर्स होता है, अर्थ और सन के बीच में भी होता है। मतलब कितने भी दूर दोनों बॉडीज रहने दो, ये फोर्स क्या करेगा, एक्ट करेगा। इसलिए कैसा है, यूनिवर्सल फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज हैविंग मास। किस वजह से होता है वो,
मास की वजह से होता है, और हमेशा कैसे होता है, अट्रैक्टिव होता है, वीकेस्ट होता है और यूनिवर्सल होता है। इस चैप्टर के लिए सिर्फ आपको इतनी चीज पता होनी है कि कोई भी बॉडी अगर आप अर्थ पर रखोगे तो उसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, ऐसा कहना गलत है। उसका फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ होता है, या उसका वेट हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ होता है। सपोज यहां पर है बॉडी, यहां पर है बॉडी, तो उसका वेट किधर जाएगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, तो उसका वेट किधर एक्ट होगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो ये फोर्स सिर्फ एक चीज के लिए हमें सीखना है, ग्रेविटेशनल फोर्स मींस वेट, इस चैप्टर के लिए क्या वेट, और वेट कितना होता है, वेट होता है mg टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। और कई बार जो वेट होता है वो kgf में भी रिप्रेजेंट करते हैं, किलोग्राम फोर्स, किलोग्राम फोर्स, और 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू होता है 9.8 न्यूटन। किलोग्राम फोर्स को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, 9.8 से मल्टीप्लाई करने के बाद कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब यहां पर देखो, ये बॉडी है, ये बॉडी है, नीचे अर्थ है, इसको रिलीज कर रहा हूं, ये नीचे जा रही है, तो दोनों में कॉन्टैक्ट है क्या, नहीं, फिर भी नीचे जा रही है, तो कांटेक्ट नहीं है, इसलिए ये क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स, जगह नहीं है बच्चों, पॉज करके इतनी चीजें नोट कर लो, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट कंटिन्यू करेंगे। हो गया, हो गया, चलो ठीक है। तो कांटेक्ट फोर्स के हमने 4 टाइप्स देखे, मस्कुलर फोर्स, टेंशन फोर्स, नॉर्मल फोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। दो सरफेस कांटेक्ट में आते हैं तो एक सरफेस दूसरे सरफेस पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट करता है, उसे कहते हैं नॉर्मल फोर्स। क्या कहते हैं, नॉर्मल फोर्स, ठीक है ना। तो इस तरह से ये चीजें हो गई बच्चों। अब हमने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा, कौन सा फोर्स पढ़ा, ग्रेविटेशनल। अब इसके बाद देखो बच्चों, नंबर टू कांटेक्ट फोर्स आएगा मैग्नेटिक फोर्स। कौन सा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। ओके, तो मैग्नेटिक फोर्स किसको कहेंगे, फोर्स बिटवीन टू मैग्नेट, फोर्स बिटवीन टू मैग्नेट, या फिर मैग्नेट एंड मेटल इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। इसको क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक फोर्स। अब ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, बिकॉज ये एक मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, रिपेल भी कर सकते हैं, तो इसको क्या कहेंगे हम, नॉन मैग्नेटिक फोर्स। और मैग्नेट किसे कहते हैं, जो मेटल को अट्रैक्ट करता है, लोड स्टोन, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है बच्चों, ये अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है, अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है। अब ये अट्रैक्टिव कब होगा, जब एक साउथ पोल होगा, एक नॉर्थ पोल होगा। दो पोल होते हैं ना मैग्नेट के, ठीक है ना, और हम दो पोल सेपरेट नहीं कर सकते, मैग्नेट के दो पोल सेपरेट नहीं करते, नॉर्थ पोल साउथ पोल नॉर्थ पोल हमेशा डायपोल होते हैं। अगर उसको आप कट करोगे तो दो पोल सेपरेट हो जाएंगे क्या, नहीं, दो पोल हम सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और रिपल्सिव कब होगा, जब दोनों नॉर्थ पोल होंगे या दोनों साउथ पोल को हम नजदीक लाने की कोशिश करेंगे, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो क्या होगा, लाइक पोल रिपेल ईच अदर, एक जैसे पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अनलाइक पोल मतलब अलग अलग, अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक पोल एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, लाइक पोल एक दूसरे को दूर ढकलेंगे। तो ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। तो ये कौन सा है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। देखो अभी एक्चुअल कॉन्टैक्ट है क्या इसमें, नहीं, फिर भी एक्ट हो रहा है, तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। अब ये जो फोर्स होता है, स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, जीएफ मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके, स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद देखो बच्चों, मैग्नेट के दो पोल हम सेपरेट नहीं कर सकते। सपोज क्या किया आपने, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, इसको आपने यहां से ब्रेक कर दिया, तो क्या हो जाएगा, दो मैग्नेट बन जाएंगे, इसके दो मैग्नेट बन जाएंगे। तो यहाँ पर साउथ पोल, यहाँ पर नॉर्थ पोल आ जाएगा, यहाँ पर साउथ पोल, यहाँ पर नॉर्थ पोल आ जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी नॉर्थ था, नॉर्थ की जगह साउथ आ गया, और यहाँ पर साउथ के साथ नॉर्थ आ गया। फिर से ब्रेक कर दो इसको, तो छोटे छोटे मैग्नेट बन जाएंगे, ये साउथ, ये नॉर्थ, और फिर ये नॉर्थ, ये साउथ, और यहां से इसको ब्रेक कर दिया, तो ये साउथ, ये नॉर्थ, और ये साउथ, ये नॉर्थ। ऐसा कितनी भी बार आपको इसको ब्रेक करो तो दो पोल सेपरेट होंगे क्या, नहीं, टू पोल्स ऑफ मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेटेड, दो पोल हम मैग्नेट के सेपरेट नहीं कर सकते। तो इसको क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक फोर्स। तो फोर्स बिटवीन टू मैग्नेट और मैग्नेट एंड मेटल इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है ना। सपोज ये आयरन है बच्चों, क्या है, आयरन है, तो आयरन को मैग्नेट क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, नॉर्थ पोल इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इस फोर्स को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। अब ये वाईफाई फोर्स है बच्चों, ठीक है ना, वाईफाई मतलब विद कांटेक्ट है, ब्रॉडबैंड मतलब वायर कनेक्शन की कोई जरूरत है क्या इसको, नहीं, फिर भी एक्ट हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे,
नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो पहला नॉन कांटेक्ट फोर्स कौन सा था? ग्रेविटेशनल फोर्स। किस वजह से होता है? बिकॉज ऑफ मास, ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है। दूसरा फोर्स कौन सा था? मैग्नेटिक फोर्स। किस वजह से होता है? मैग्नेट के वजह से होता है। अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। लाइक पोल होंगे तो रिपेल करेगा, अनलाइक पोल होंगे तो अट्रैक्ट करेगा। साउथ साउथ रिपेल, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल, साउथ नॉर्थ अट्रैक्ट। ठीक है, इसे कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। अब फाइनली फोर्स है बच्चों थर्ड वन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है ना, फोर्स बिटवीन टू चार्ज एट रेस्ट। फोर्स बिटवीन टू चार्ज एट रेस्ट। फोर्स बिटवीन टू चार्ज एट रेस्ट। दो रुके हुए चार्ज के बीच में जो फोर्स होता है उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज, स्टैटिक मतलब रुके हुए। दो रुके हुए चार्ज के बीच में जो भी फोर्स होता है उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब चार्ज क्या होता है? तो चार्ज समझने के लिए आपको एटम का स्ट्रक्चर समझना जरूरी है। तो एटम क्या होता है बच्चों? बेसिकली एटम इज अ स्फेरिकल मॉडल लाइक दिस, इट हैज न्यूक्लियस। उसमें क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, ऐसे एज्यूम किया जाता है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, जीरो चार्ज होता है। तो दिस चार्ज ऑन प्रोटॉन इज assumed to be positive, on electron assumed to be negative। तो एटम में दो चीजें होती हैं, कौन कौन सी? पॉजिटिव प्रोटॉन और निगेटिव इलेक्ट्रॉन। सो चार्ज इज बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ मास। चार्ज क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ मास। विदाउट मास देर इज नो चार्ज, विदाउट चार्ज देर इज अ मास। मतलब चार्ज न होने के बावजूद मास हो सकता है, लेकिन मास के बगैर चार्ज हो सकता है क्या? नहीं, मासलेस चार्ज नॉट पॉसिबल। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मास। क्या है ये? प्रॉपर्टी ऑफ मास है। चार्ज इज बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ मास। और चार्ज कितने टाइप का होता है? दो टाइप का, पॉजिटिव एंड निगेटिव। पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो फोर्स कैसे होते हैं? जैसे साउथ नॉर्थ पोल के होते हैं। तो दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को दूर ढकलेंगे, तो ये रिपल्सिव हो गया, रिपल्सिव हो गया। और दो निगेटिव चार्ज भी एक दूसरे को दूर ढकलेंगे, तो ये भी क्या हो गया? रिपल्सिव हो गया। तो लाइक चार्ज रिपेल, एक जैसे चार्ज, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। तो एक जैसे चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? दूर ढकलेंगे। और अनलाइक चार्ज मतलब अलग अलग मतलब एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। इट इज द लॉ ऑफ नेचर बच्चों। अपोजिट अट्रैक्ट, सिमिलर रिपेल। ओके, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो अनलाइक चार्ज अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो अनलाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो हमने कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्स क्लियर कर लिए बच्चों। कांटेक्ट फोर्स क्या होते हैं? विथ एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट, उसको कहा जाता है कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स के चार एग्जांपल हमने पढ़े, मस्कुलर फोर्स, टेंशन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शनल फोर्स। और नॉन कांटेक्ट फोर्स के तीन एग्जांपल पढ़े, कौन कौन से? मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स इज बिटवीन द मैग्नेट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज बिटवीन द चार्ज, एंड थर्ड वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स इज बिटवीन द मास। ओके, तो पहला टाइप था कांटेक्ट फोर्स, दूसरा टाइप था नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब 12th में और दो टाइप आ जाते हैं, आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी बता दूंगा मैं आपको। पहला फोर्स कौन सा था? कांटेक्ट फोर्स। सेकंड वन नॉन कांटेक्ट फोर्स। सारी चीजें लिखते जाओ बच्चों, बहुत काम आएंगी। नॉन कांटेक्ट फोर्स। उसके बाद थर्ड वन आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। बहुत ही बढ़िया, वीक न्यूक्लियर फोर्स। और उसके बाद आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो यूनिवर्स के जो सब फोर्स है बेसिकली इन चार कैटेगरी में डिवाइड है बच्चों। अब हमारे जो लेट एंड ग्रेट साइंटिस्ट है स्टीफन हॉकिंग, जिनका देहांत हो गया बच्चों, बहुत ही इस दौर के साइंटिस्ट थे। इस दौर का न्यूटन भी उन्हें कहा जाता था, आइंस्टाइन भी कहा जाता था, बहुत ब्रिलियंट थे। तो उनका बुक है एक बच्चों, बहुत बढ़िया बुक है। ओके, तो उनका क्या कहना था कि सारे फोर्स को हम यूनिफाइड कर सकते हैं, सारे फोर्स को हटाकर हम एक ही फोर्स कंसीडर कर सकते हैं, उसे कहते हैं फोर्स ऑफ यूनिफिकेशन। मतलब इतने सारे टाइप पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ एक फोर्स पढ़ लो, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? तो ऐसा ही कंसेप्ट पाकिस्तान के एक साइंटिस्ट थे बच्चों, नाम नहीं याद आ रहा मुझे, तो उन्होंने भी दिया था, उनको फर्स्ट नोबेल प्राइज मिला उसमें।
तो ये कंसेप्ट क्या था, फोर्स ऑफ यूनिफिकेशन का, मतलब सारे फोर्स को कंबाइन करके एक ही फोर्स बनाना। ठीक है, तो ऐसी कुछ बातें हैं बच्चों जो करते रहते हैं साइंटिस्ट, प्रूव हो जाती है तो सही कंसीडर करते हैं, नहीं तो मनगढ़ंत बातें चलती रहती है। ठीक है ना। तो कॉन्टैक्ट फोर्स के टाइप पढ़े हमने, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी पढ़े। अब ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है ना बच्चों, वीक न्यूक्लियर फोर्स को कहा जाता है वैंडर वॉल फोर्स, वैंडर वॉल फोर्स, या फिर लंदन फोर्स। सिर्फ इंफॉर्मेशन रहने दो, बहुत काम आएंगी। लंदन फोर्स, अब ये जो होता है ना बच्चों, बिटवीन टू एटम्स होता है। ओके, फोर्स बिटवीन टू एटम्स, फोर्स बिटवीन टू एटम्स और मॉलिक्यूल, एटम्स और मॉलिक्यूल। और ये फोर्स हम बेसिकली स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में। किसमें, केमिस्ट्री में। जब आप क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ोगे किसी भी सब्सटेंस का, तो दो मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, दो मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इस फोर्स को क्या कहा जाता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब ये बहुत वीक होता है फोर्स, सॉलिड में स्ट्रांग होता है, लिक्विड में वीक होता है, गैसेस में बहुत वीक होता है। ठीक है, इसलिए गैसेस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल नजदीक नजदीक होते हैं, सॉलिड के एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। तो सॉलिड के मॉलिक्यूल जिस भी फोर्स से एक दूसरे को चिपके हुए होते हैं, उस फोर्स को कहा जाता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, या उसको कहते हैं वैन डर वाल फोर्स या लंदन फोर्स। ये केमिस्ट्री का टॉपिक है, फोर्स बिटवीन टू एटम्स और मॉलिक्यूल, इसको क्या कहेंगे, वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, हमें पता है कि दो प्रोटॉन एक दूसरे को दूर ढक लेंगे, दो प्रोटॉन एक दूसरे को दूर ढक लेंगे, क्योंकि रूल है लाइक रिपेल ईच अदर, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। अब आपको क्वेश्चन क्या आएगा कि सर न्यूक्लियस में आपने कहा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो ये सब प्रोटॉन है, ये सब प्रोटॉन है। ठीक है ना, तो ये प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करने चाहिए। तो अगर प्रोटॉन रिपेल करेंगे तो न्यूक्लियस तो फूट जाएगा, लेकिन वो फूटता नहीं है। क्यों नहीं फूटता, बिकॉज इन सारे प्रोटॉन को एक फोर्स होता है जो बांध कर रखता है। अब मुझे बताओ, ऐसे अपोजिट नेचर के प्रोटॉन को बांधने के लिए कैसा फोर्स लगेगा, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स लगेगा। तो ऐसे फोर्स को कहा जाता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो क्या करता है, अपोजिट नेचर के प्रोटॉन को एक जगह बाइंड करके रखता है, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग नेचर का होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो क्या होता है, द force which bind all proton within the nucleus is called as स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और ये जो पार्ट है हम स्टडी करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स में, 12th में न्यूक्लियर फिजिक्स का पार्ट है, जिसमें न्यूक्लियस के वगैरह रेडियो एक्टिविटी के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर फिजिक्स में हम स्टडी करेंगे। और कांटेक्ट फोर्स के कितने टाइप है, फटाफट एक बार रिवाइज कर लेंगे। कांटेक्ट फोर्स के 4 टाइप से बच्चों, बेसिकली मस्कुलर फोर्स, उसके बाद टेंशन फोर्स, उसके बाद नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स, और फाइनली कौन सा है बच्चों, फ्रिक्शन फोर्स। क्या, फ्रिक्शन फोर्स। अब नॉन कांटेक्ट फोर्स के 3 एग्जांपल है, कौन कौन से, ग्रेविटेशनल फोर्स, कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके बाद मैग्नेटिक फोर्स, एंड फाइनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सा लेक्चर चल रहा है बच्चों, बहुत मजा आ रहा है। तो इतने सारे टाइप होते हैं फोर्स के बेसिकली। ठीक है, और इन सारों को कंबाइन करने की भी कोशिश की गई, उस कंसेप्ट को क्या कहा जाता है, यूनिफिकेशन ऑफ फोर्स। स्टीफन हॉकिंग द्वारा, और पाकिस्तान के एक साइंटिस्ट थे या है मुझे पता नहीं, लेकिन उनको नोबेल प्राइज मिला है, फर्स्ट नोबेल प्राइज इन द कंसेप्ट ऑफ फोर्स ऑफ यूनिफिकेशन। ठीक है, कांटेक्ट फोर्स, मस्कुलर फोर्स, टेंशन फोर्स, नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये तीसरा मेन टाइप है वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो इतने सारे टाइप होते हैं फोर्स के, तो सारा हमने फोर्स का चीजें हमने पढ़ ली बच्चों। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ फोर्स। ये सारे टाइप हो गए किसके, फोर्स के। अगर इतने फोर्स आ गए आपको तो 12th तक इसके बजाय अगर नया फोर्स कोई भी नहीं आएगा बच्चों। ठीक है ना, तो ये सारे क्या हो गए, दिस ऑल आर द टाइप्स ऑफ फोर्स। ये क्या हो गए, सारे टाइप्स ऑफ फोर्स। अब हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स क्या क्या कर सकता है, देख लो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। इफेक्ट ऑफ फोर्स, इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, लेंदी हो जाएगा, 2 से 3 बार देखना या ब्रेक कर करके देखना, सारी चीजों को अच्छे से लिखना। इफेक्ट ऑफ फोर्स, नंबर वन, फोर्स कैन मूव द बॉडी एट रेस्ट। तो फोर्स क्या कर सकता है, रेस्ट बॉडी को मूव करा सकता है। फॉर एग्जाम्पल किकिंग ऑफ फुटबॉल,
किकिंग फुटबॉल, फुटबॉल को किक करना, फुटबॉल रुका हुआ है, आपने फोर्स अप्लाई किया, मोशन में आ गया। तो फोर्स क्या किया, रेस्ट बॉडी को मूव में कन्वर्ट किया। नंबर वन, रेस्ट बॉडी को मोशन में लाया। नंबर वन, फोर्स कैन स्टॉप द बॉडी इन मोशन। ऑलरेडी बॉडी मोशन में है, बॉडी इन मोशन, मोशन वाले बॉडी को रुका सकता है। एग्जाम्पल, अप्लाइंग ब्रेक्स, ब्रेक लगाना मतलब क्या, इट इज वन काइंड ऑफ फोर्स, और ब्रेक लगाने से क्या होता है, मूविंग बॉडी स्टॉप हो जाती है। तीसरी, फोर्स कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड, स्पीड मतलब सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड चेंज करेगा वो, इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड, डायरेक्शन चेंज होगी क्या, नहीं। अब देख लो बच्चों, इमेजिन करो ये सरफेस है, ये बॉडी की मोशन है इस डायरेक्शन में, बॉडी की मोशन है इस डायरेक्शन में, मोशन है। अब ये बॉडी 5 मीटर पर सेकंड से मूव हो रही है। मैंने क्या किया, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तो अब फोर्स लगाने के बाद क्या होगा, फोर्स मोशन के डायरेक्शन में ही है, तो अब क्या हो जाएगा, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, डायरेक्शन तो वही रहेगी। तो यहां से क्या समझा, अगर आपको स्पीड इंक्रीज करनी है तो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा in the direction of motion, if the force is applied in the direction of motion then speed increases। अगर इसका रिवर्स किया आपने कुछ इस तरह से, ये बॉडी है, ये बॉडी मूव हो रही है इस डायरेक्शन में, ये मोशन की डायरेक्शन है और इसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, लेकिन आपने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, ओके, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो अपोजिट मोशन में आपने फोर्स लगाया, तो क्या हो जाएगा, स्पीड डिक्रीजेस, स्पीड उसकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो फोर्स क्या कर सकता है, स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है। इंक्रीज कब करेगा, जब आप डायरेक्शन ऑफ मोशन में फोर्स लगाओगे, डिक्रीज कब करेगा, जब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे, ओके। तो यहां पर एक्सेलरेशन कैसा होगा, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है एक्सेलरेशन कैसा होगा, पॉजिटिव, एक्सेलरेशन विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक चीज याद रखो, जिधर फोर्स होता है उधर एक्सेलरेशन होता है, और यहां पर एक्सेलरेशन कैसा होगा, निगेटिव, बिकॉज एक्सेलरेशन इधर होगा, मोशन इधर हो रही है, एक्सेलरेशन इधर होगा, और एक्सेलरेशन की वजह से मोशन कम होगी, उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो फोर्स क्या कर सकता है, स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज करा सकता है। फोर्थ वन, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, फोर्स क्या कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है, किसकी, मोशन की। इसका बेस्ट एग्जांपल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, बॉडी इस तरह अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल घूमती है, इसे कहते हैं सर्कुलर मोशन। अब इसके दो डायरेक्शन हो सकते हैं, एक तो क्लॉकवाइज, एक तो एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब ऐसे घूमता है घड़ी की तरह, और उसके अपोजिट को क्या कहा जाता है, एंटी क्लॉकवाइज। सपोज यहां पर इसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, यहां पर भी इसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, यहां पर भी कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड, मतलब हर पॉइंट पे इसकी स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड। लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है वो ऐसी होगी, टेंजेंशियल। कैसे होगी, टेंजेंशियल। तो हर पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन कैसी हो रही है, अलग अलग। तो इसमें एक फोर्स आता है टुवर्ड्स द सेंटर, जिसको कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, टुवर्ड्स द सेंटर होता है। ये फोर्स क्या करेगा, हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज करेगा। तो मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है क्या, मैग्नीट्यूड उतनी है 5 ही है, लेकिन हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो यहां पर फोर्स ने क्या किया, सिर्फ डायरेक्शन चेंज की, किसकी, मोशन की, ओके। फिफ्थ वन, फोर्स कैन चेंज स्पीड प्लस डायरेक्शन, या इसको हम वेलोसिटी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, वेलोसिटी। जब आप डायरेक्शन के बारे में सोचोगे तो उसको वेलोसिटी कहेंगे। फॉर एग्जांपल, हिटिंग क्रिकेट बॉल को हिट करना। देख लो, बॉलर ऐसे बॉल डालेगा इस डायरेक्शन में, और बैट्समैन ने इसको हिट किया ऐसे, तो ये बॉल जाएगी इधर। अब आ रही थी एक स्पीड से, जा रही है दूसरे स्पीड से, आ रही थी एक डायरेक्शन में, जा रही है दूसरे डायरेक्शन में, मतलब स्पीड भी चेंज हो गई, डायरेक्शन भी चेंज हो गई। तो दोनों भी चेंज कर सकता है। और फाइनली इट कैन चेंज, फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ बॉडी, बॉडी का शेप और साइज चेंज कर सकता है, शेप एंड साइज ऑफ बॉडी चेंज कर सकता है, बॉडी कैन बी चेंज,
कैन बी चेंज। तो फोर्स इतनी सारी चीजें कर सकता है। अगर बॉडी आपकी इलास्टिक होगी रबर की तरह, तो उस पर अगर फोर्स लगाओगे तो उसका शेप एंड साइज क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इतनी सारी चीजें फोर्स कर सकता है। ठीक है, लिख लो, पॉज करके लिख लो जल्दी से। फोर्स क्या क्या कर सकता है, कम ऑन बोलिए। फोर्स कैन मूव द बॉडी एट रेस्ट, फोर्स कैन स्टॉप द बॉडी इन मोशन, force can increase or decrease the speed, force can change the direction of motion, force can change the speed and direction of motion, and it can change the shape and size of the body। ठीक है, अब और एक एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। वो इंटरेस्टिंग कंसेप्ट क्या है, हेडिंग लगाओ नोट, हेडिंग लगाओ नोट। आई होप अपने ये सारी चीजें लिख ली होगी, वो भी अच्छे से बढ़िया से नोट्स बनाते जाओ बच्चों, बहुत काम आएंगे। 12th में मैं बहुत याद आऊंगा आपको, सारी चीजें आपको बहुत आसानी से समझने वाली है 12th में। ठीक है, ये चीजें अगर अभी से आपने क्लियर कर ली तो आगे आपका कंपटीशन बहुत हायर लेवल के बच्चों के साथ होगा बच्चों। ओके, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो आप सब। ओके, चलो, तो इसमें जो है ना बच्चों, फोर्स अप्लाइड प्रोड्यूस चेंज इन वेलोसिटी। अब देखो, हाँ, when practically force is said to be applied। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन जनरेट किया है हमने। ऐसा कब कहा जाएगा प्रैक्टिकली कि फोर्स वहां पर अप्लाई किया हुआ है, प्रैक्टिकली कब कहा जाएगा? तो देख लो बच्चों, if force is applied, अब अप्लाई कर किए हुए फोर्स की वजह से क्या होगा, चेंज द वेलोसिटी। अब वेलोसिटी दो तरीकों से चेंज की जा सकती है। एक तो स्पीड चेंज करके, स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड चेंज करके, और दूसरा सिर्फ डायरेक्शन चेंज करके, और तीसरा दोनों चेंज करके, स्पीड प्लस डायरेक्शन। अब ये सबके एग्जांपल हमने ऑलरेडी देखे हैं, सिर्फ इसमें डायरेक्शन का और एक बार बता दूं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है। ठीक है, तो आपने फोर्स लगाया और फोर्स लगाने से क्या हुआ, वेलोसिटी चेंज हुई। वेलोसिटी चेंज होने पर क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस। अब एक्सेलरेशन अगर प्रोड्यूस हुआ तो ऐसा कहा जाएगा, देन इट इज सेड दैट फोर्स इज practically applied। ठीक है, मतलब आपने फोर्स अप्लाई किया, उस वजह से वेलोसिटी चेंज हो गई। वेलोसिटी चेंज तीन तरीकों से की जा सकती है। पहला, सिर्फ उसकी स्पीड बदलो, मतलब मैग्नीट्यूड बदलो। दूसरा, सिर्फ उसकी डायरेक्शन बदलो, या दोनों चेंज कर दो। तो इन तीनों में से कोई ऑप्शन से अगर वेलोसिटी चेंज हो गई तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा तब ऐसा कहा जाएगा कि फोर्स इज प्रैक्टिकली अप्लाइड। एंड acceleration is keep on producing acceleration is keep on producing till force is applied। मतलब जब तक आप फोर्स अप्लाई करते रहोगे तब तक उसमें एक्सेलरेशन आता रहेगा। जैसे ही इफ फोर्स इज रिमूव्ड, आपने फोर्स रिमूव कर दिया तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0। जैसे ही वेलोसिटी नहीं, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0। जैसे ही आपने फोर्स रिमूव कर दिया तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0। बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। ओके, अब केस 2, इफ वी अप्लाई फोर्स ऑन वॉल। एक दीवार है बच्चों, बहुत बड़ी ऐसी दीवार है एक, और इस पे क्या कर रहा है ये बंदा, ऐसे इसको पुश करने की कोशिश कर रहा है। अब ये फोर्स तो लगा रहा है ऐसे, लेकिन वॉल मूव हो रही है क्या, नहीं। तो एक्सेलरेशन, वॉल डज नॉट मूव। ओके, वॉल मूव हो रही है क्या, नहीं, वॉल स्टेट चेंज नहीं कर रही, तो एक्सेलरेशन इज 0। तो इट मींस दैट प्रैक्टिकली देयर इज नो फोर्स। समझ रहे हो, प्रैक्टिकली देयर इज नो फोर्स। तो फिजिक्स क्या कहेगा कि यहां पर कोई भी फोर्स नहीं है। अब ये बंदा दीवार को पुश कर रहा है, मैं इसको ढकड़ रहा हूं ऐसे, ये देखो ढकड़ रहा हूं, लेकिन इसमें एक्सेलरेशन आ रहा है क्या, नहीं। तो फोर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उस बॉडी में एक्सेलरेशन जनरेट होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस लिए,
फोर्स के लिए। अगर एक्सेलरेशन जनरेट नहीं होगा तो इसका मतलब है आपने फोर्स नहीं लगाया, और जब तक एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा है तब तक उस पे फोर्स एक्ट हो रहा है। जैसे ही आपने फोर्स रिमूव कर दिया, एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0 हो गया। तो प्रैक्टिकली फोर्स कब तक अप्लाई हो रहा है, जब तक उसमें एक्सेलरेशन है। जैसे ही आपने फोर्स को रिमूव कर दिया, वैसे ही एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0 हो गया। या इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर 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 बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रही है तो उस पे का जो फोर्स है, नेट फोर्स कितना है, 0, बिकॉज वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम एक एक्टिविटी करते हैं बच्चों, देख लो बढ़िया से एक्टिविटी करते हैं और उस पे से फिर से समझेंगे कि फोर्स इज अ वेक्टर, फोर्स इज अ वेक्टर। ठीक है, समझ लो केस फर्स्ट। ठीक है, या फिर चलो नॉर्मल ले लेते हैं। क्या है, एक सरफेस है बच्चों, कुछ इस तरह से एक सरफेस है। ओके, यहाँ पर एक बॉडी रखी हुई है, एक बॉडी रखी हुई है। अब इसको दो साइड से ऐसे स्ट्रिंग बांधी हुई है। ठीक है, ऐसे स्ट्रिंग बांधी बांधी हुई है दो साइड से। अब हमने क्या किया, ये वाई और ये यक्स। ओके, इफ इफ अब ये रेस्ट बॉडी है, इफ इफ वी पुल इफ वी पुल स्ट्रिंग यक्स, हमने क्या किया, स्ट्रिंग यक्स को पुल किया, तो क्या हो जाएगा, ये बॉडी है हमारी, ये बॉडी है, हमने इसको पुल किया ऐसे यक्स को बाय अप्लाइंग फोर्स। तो जिस भी डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओगे उस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, मोशन आएगा। क्या आएगा, मोशन आएगा। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया उस डायरेक्शन में क्या आ गया, मोशन। अब इसके रिवर्स, इफ वी पुल स्ट्रिंग वाई, अगर आप स्ट्रिंग वाई को पुल करोगे, वाई को पुल करोगे मतलब ये बॉडी है आपकी, ये बॉडी है, तो इसको अगर आपने पुल किया, फोर्स अप्लाई किया आपने, फोर्स, तो और ये स्ट्रिंग ऐसे ही है, ये आपकी यक्स स्ट्रिंग है, ये वाई है, सेम सिचुएशन है, ये वाई ये यक्स। पहले यक्स को पुल किया तो मोशन की डायरेक्शन वो थी, अब वाई को पुल किया तो मोशन की डायरेक्शन ये है, मोशन की डायरेक्शन ये है। ठीक है, तो इस तरह से मोशन, तो जिस भी डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो उस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा। अब आपने क्या किया, इफ we pull if we pull both x and y simultaneously आपने क्या किया, x और y दोनों को खींचा। अब इसमें तीन पॉसिबिलिटीज है, इफ फोर्स ऑन x इज इक्वल टू फोर्स ऑन y, दूसरा इफ फोर्स ऑन x इज ग्रेटर देन फोर्स ऑन y, और तीसरा इफ फोर्स ऑन y इज ग्रेटर देन फोर्स ऑन यक्स। तो बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे हम इसको। पहले क्या किया आपने, ये आपकी बॉडी है ऐसी रुकी हुई, ठीक है, यहाँ पर ये ऐसी बॉडी है, आप यक्स और वाई दोनों पे फोर्स लगा रहे हो, इधर भी फोर्स लगा रहे हो, इधर भी फोर्स लगा रहे हो। ये हो गया हमारा एफ वाई और ये हो गया हमारा एफ यक्स। अब दोनों कैसे है, सेम है। सपोज ये 5 न्यूटन है, ये 5 न्यूटन है, तो हमने लास्ट लेक्चर में भी सीखा था। तो नेट फोर्स कितना आएगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा बच्चों, नेट फोर्स 0। नेट फोर्स 0 मतलब एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0 मतलब बॉडी मूव होगी क्या, नहीं, नो मोशन, इसमें मोशन नहीं होगी बिकॉज एक्सेलरेशन इज 0। तो नेट फोर्स कितना हो गया इस पे, 0। तो नेट फोर्स 0 मतलब मोशन होगी क्या, नहीं, एक्सेलरेशन 0, मोशन नहीं होगी। अब एक्स डायरेक्शन का फोर्स अगर ज्यादा है, एक्स डायरेक्शन का अगर फोर्स ज्यादा है, मतलब ये बॉडी है, ये एक्स डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया, ये वाई डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया, तो ये एफ एक्स हो गया बच्चों और ये एफ वाई हो गया। सपोज ये 10 न्यूटन है, ये कितना है, 10 न्यूटन, और ये 5 न्यूटन है, तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा। नेट फोर्स विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ लार्जर फोर्स, इधर आएगा नेट फोर्स, एफ नेट, और ये कितना होगा 5 न्यूटन। तो मोशन की डायरेक्शन भी किधर होगी, नेट फोर्स के डायरेक्शन में, तो मोशन इधर होगी। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन इज टुवर्ड्स डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, टुवर्ड्स डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। नेट फोर्स मतलब क्या होता है, कंबाइन इफेक्ट, सारे फोर्स का कंबाइन इफेक्ट। तो यहां पर क्या था, यक्स ज्यादा था, इसलिए मोशन की डायरेक्शन भी किधर है, यक्स में है। अब सेम हम वाई में ले लेंगे, क्या हो जाएगा, ये बॉडी है बच्चों इस तरह की, सारी चीजें ड्रॉ करो और समझने की कोशिश करो, लॉजिक डेवलप होगा इससे। इधर हमने फोर्स लगाया एफ वाई और इधर हमने फोर्स लगाया एफ यक्स। अब यहाँ पर सिचुएशन क्या है, एफ वाई है आपका 10 न्यूटन और एफ यक्स है आपका 5 न्यूटन। तो नेट फोर्स किधर आ जाएगा, एफ वाई ग्रेटर फोर्स के डायरेक्शन में।
इधर के डायरेक्शन में आपका एफ नेट होगा, नेट फोर्स, और नेट फोर्स कितना होगा 10 - 5 मतलब कितना 5 न्यूटन। तो मोशन भी इधर हो जाएगा, मोशन की भी डायरेक्शन ये होगी। तो यहाँ पर भी क्या प्रूव होता है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स आर सेम। तो बॉडी किधर मूव होगी, जिधर नेट फोर्स की डायरेक्शन होगी, जिस भी डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा उधर आपकी बॉडी मूव करेगी। तो यहां से एक चीज क्लियर हो गई बच्चों कि फोर्स में दो चीजें मायने करती है, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला कि force is a vector quantity. Force is a vector quantity because it can be changed by q, u, a, n, t, I, t, y. It can be changed by magnitude as well as direction. Magnitude as well as direction. तो यहाँ पर से क्या explanation निकला कि force has magnitude as well as direction. Hence force is a वेक्टर क्वांटिटी। विच क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, आई होप आपने ये सारी चीजें अच्छे से नोट की है और रियलाइज कर रहे हो। तो नेट फोर्स के डायरेक्शन में क्या होता है, आपकी मोशन होती है। जिधर भी आपका नेट फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में आपकी मोशन होगी, जिधर भी आपका नेट फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगी, आपकी मोशन होगी। ठीक है बच्चों, मजा आ रहा है? सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। हमने सिर्फ अभी फोर्स के बारे में पढ़ना शुरू किया है बच्चों, अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी, अभी तो हमने लॉज ऑफ मोशन शुरू भी नहीं किया। ओके, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम और लेक्चर को खत्म करेंगे। व्हाट हैपन्स व्हेन सेवरल मतलब बहुत ज्यादा, सेवरल फोर्स acts on body. What happens when several force acts on body? इमेजिन करो कि ये एक सरफेस है और यहां पर एक बॉडी रखी हुई है कुछ इस तरह से। ओके, तो अब इस पर ऐसे फोर्स एक्ट हो रहे हैं, फोर्स F1, फोर्स F2, फोर्स F3, बहुत सारे फोर्स F4, फोर्स F5, ऐसे सारे फोर्स एक्ट हो रहे हैं। तो आपसे पूछा है कि फोर्स किस डायरेक्शन में जाएगा। तो सिंपल सा आंसर है बच्चों, द बॉडी विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। नेट फोर्स की जो भी डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में आपकी बॉडी मूव करेगी। अब व्हाट इज मीन बाय नेट फोर्स? तो नेट फोर्स, या इसको हम क्या कहते हैं, रिजल्टेंट फोर्स। क्या कहते हैं? रिजल्टेंट फोर्स। नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स। तो नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स मतलब क्या? द कंबाइन इफेक्ट ऑफ all force acting on body is called नेट फोर्स। उसको क्या कहा जाएगा? नेट फोर्स। अब सिंपल एग्जांपल बताता हूं मैं बच्चों आपको। सपोज ये बॉडी है, सपोज दिस इज अ बॉडी, इस पर दो फोर्स एक्ट हो रहे, 5 न्यूटन एंड 5 न्यूटन। अब दोनों का डायरेक्शन सेम है तो इसका नेट फोर्स कितना आएगा? 10 न्यूटन। कितना आएगा? 10 न्यूटन। एफ नेट इज इक्वल टू कितना आएगा? 10 न्यूटन। ठीक है, तो दोनों का इफेक्ट कितना आएगा? 10 न्यूटन। अब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। ओके, ये कितना है? 5 न्यूटन और ये कितना है? 10 न्यूटन। तो इसका नेट कितना आएगा? 5 न्यूटन। वो भी किस डायरेक्शन में? 10 वाले के डायरेक्शन में। तो ये 5 न्यूटन, ये नेट फोर्स आएगा। नेट फोर्स विल बी 5 न्यूटन इन दिस डायरेक्शन। तो फोर्स अगर सेम डायरेक्शन में तो आप ऐड करोगे, फोर्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो आप सब्सट्रैक्ट करोगे, लेकिन रैंडम डायरेक्शन में होगे तो क्या करोगे? तो ये आपको सीखना है 11th एंड 12th में। तो अभी से उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसका भी रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं, बहुत इजी मेथड होती है, लेकिन फिलहाल आपके किसी काम की चीज वो नहीं है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, किसी बॉडी पर अगर एक से ज्यादा फोर्स एक्ट हो रहे होंगे तो डायरेक्शन ऑफ मोशन किस डायरेक्शन में होगी? द डायरेक्शन ऑफ मोशन विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। नेट फोर्स के डायरेक्शन में वो क्या होगी? बॉडी मूव होगी। नेट फोर्स के डायरेक्शन में बॉडी क्या होगी? मूव होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इस लेक्चर को खत्म करते हैं, लेकिन लेक्चर को खत्म करने से पहले कुछ चीजें होती है जिससे मैं आपको और अच्छे से नॉर्मल रिएक्शन, वेट, ये सारी चीजें मैं आपको समझा दूंगा। मैं पहले आपको एक क्वेश्चन देता हूं, सॉल्व करने की कोशिश करो। इमेजिन करो ये सरफेस है और यहाँ पर एक बॉडी है। आपको क्या करना है? सारे फोर्स मार्क करने हैं जितने भी आपको पता है। और दूसरी केस, ये फोर्स है ऐसा, इंक्लाइंड सरफेस है थीटा एंगल से, और ये एक बॉडी है कुछ इस तरह से। आपको सारे फोर्स मार्क करने हैं। और एक ले लेंगे, और एक कौन सा? सपोज सर्कुलर बॉडी है ऐसी, ये अर्थ है, अर्थ पे एक बॉडी रखी हुई है कुछ इस तरह से। आपको सारे फोर्स मार्क करने हैं जितने भी आपको पता हो। ओके,
ओके चलो ठीक है, चलो मार्क करते हैं हम। देखो सपोज इसका मास m है, तो सबसे पहले तो इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड mg, ये ग्रेविटेशनल फोर्स, ये क्या हो जाएगा, वेट वेट। ओके अब दो सरफेस कांटेक्ट में है, तो सरफेस से परपेंडिकुलर एक फोर्स आएगा, उसको कहेंगे नॉर्मल फोर्स। क्या कहेंगे, नॉर्मल फोर्स। क्या होगा ये, नॉर्मल फोर्स। ठीक है, ये क्या होगा, नॉर्मल फोर्स। अब सपोज इस बॉडी को आप इधर खींच रहे हो, फोर्स, ये अप्लाइड फोर्स है। ठीक है, अप्लाइड फोर्स। अभी अप्लाइड फोर्स होगा तो इधर अपोजिट डायरेक्शन में, यहां पर अपोजिट डायरेक्शन में ये क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, समझ रहे हो, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, अब यहां पर आ जाओ, तो इसका वेट इधर नहीं जाएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे होता है सेंटर अर्थ का, तो ये हो गया हमारा mg। ये क्या हो गया, वेट। क्या हो गया, वेट। अब नॉर्मल रिएक्शन सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर होती है, तो सरफेस से परपेंडिकुलर कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये होगी हमारी नॉर्मल रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स। ओके अगर बॉडी नीचे आ रही है, ये फोर्स की डायरेक्शन है, फोर्स की डायरेक्शन है, तो ये आपकी फ्रिक्शन की डायरेक्शन होगी। किसकी डायरेक्शन होगी, फ्रिक्शन की। ओके अब यहां पर हमेशा सर्कुलर शेप में जो वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स होता है वो सेंटर से पास होता है। ओके ये हो गया हमारा mg, और ये सरफेस ऐसा है, ऐसा इसको परपेंडिकुलर ऐसा आ जाएगा, ये होगा हमारा नॉर्मल फोर्स। क्या हो गया, नॉर्मल फोर्स, ये वेट, ये नॉर्मल फोर्स। ओके और सपोज क्या है, एक स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग है इस तरह से, और यहाँ पर इसको एक वेट अटैच किया है हमने, आपसे कहा यहाँ के फोर्स मार्क करो, तो कैसे मार्क हो जाएंगे, इसका वेट किधर जाएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड mg, और ऊपर अब कौन सा फोर्स आएगा, नॉर्मल रिएक्शन। रॉन्ग, देख लो ये सरफेस कांटेक्ट में है क्या किसी के, नहीं, तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन आएगा क्या, नहीं, यहाँ पर जो फोर्स आएगा वो होगा टेंशन। समझ रहे हो, टेंशन। ठीक है, टेंशन फोर्स होगा। स्ट्रिंग को नीचे खींचा, स्ट्रिंग ऊपर खींच रही, कौन सा, टेंशन फोर्स आएगा। यहाँ पर अगर सरफेस ऐसा रखा हुआ तो क्या होता, नॉर्मल रिएक्शन आता, लेकिन वहां पर स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग में क्या आता है, टेंशन। क्या आता है, टेंशन। ओके तो लीनियर ऑब्जेक्ट में क्या आता है, टेंशन। ये नीचे आ गया वेट, ऊपर क्या आ गया, टेंशन। क्या आ गया, टेंशन। तो इस तरह के कुछ फोर्स होते हैं बच्चों, 12th में ये बहुत काम आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर खत्म हो गया। सेकंड लेक्चर के शुरू में हम कुछ बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल बनाने की कोशिश करेंगे। जल्दी मिलते हैं सेकंड लेक्चर में, तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। और आपका जो टेस्ट का परफॉर्मेंस है बच्चों बहुत अच्छा है। कीर्ति केशव जादव हैज स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स। उसके बाद हमारा गरुड़कर, कौशल गरुड़कर इज इंप्रूविंग डे बाय डे। उसके बाद श्रीनिवार, अजय श्रीनिवार बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा है। फिर उसके बाद निकिता कदम, आप भी बढ़िया से पढ़ रहे हो। उसके बाद अंबटवाड़ आप भी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो बेटा। और बच्चे दूसरे जो कुछ भी अच्छे से पढ़ाई करो, कुछ प्रॉब्लम आया तो कॉल करो, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। बेस्ट ऑफ लक। ओके चलो।